गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने ये पढ़ रहे थे कि प्रकाश संश्लेषण जो है इसके बारे में बात कर रहे थे कि प्रकाश संश्लेषण जो है उसमें अपन ने प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि के बारे में बात की। ठीक है, इसके बाद अपने कि प्रकाश संश्लेषण की जो आपके प्रकाशीय अभिक्रिया होती है उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है, उसकी बात कर रहे थे अपन। ठीक है, और अपने लास्ट में अपने प्रकाशिक झलक बटन इनकी भी बात कर ली थी। आज अपन इससे आगे पढ़ने वाले हैं कि पादपों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की होता है क्रिया होती है उसमें, और जैसे आज पढ़ेंगे इमर्शन प्रभाव क्या होता है, वर्णक तंत्र क्या होते हैं, सबकी अपन बात करने वाले हैं कि वर्णक तंत्र या फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड क्या है। ठीक है, 2-3 और कल भी बार बार जिक्र हुआ था इसका। तो आज इन सब के बारे में अपन क्या है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चक्रीय फास्फोरिलीकरण ये भी पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने जैसे प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़ लिया था, प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि पढ़ ली थी, और प्रकाशिक अभिक्रिया पढ़े तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वो निम्न स्टेप में होती है। उसमें अपन ने प्रकाश का अवशोषण परिणत के अणु का उत्तेजित होना पढ़ लिया, जल का प्रकाशिक अपघटन पढ़ लिया, NADPH का निर्माण पढ़ लिया, प्रकाश फास्फोरिलीकरण किसे कहते हैं ये पढ़ लिया। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे लाल पतन, इमर्शन प्रभाव और 2 वर्णक तंत्र। ठीक है, 5वां पॉइंट है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और यह आपके प्रकाशिक अभिक्रिया में लास्ट पॉइंट है जिसके बारे में अपन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद आपके चक्रीय और चक्रीय शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी बात करते हैं। अब देखिए इससे आगे शुरू करते हैं अपन कि भाई 5th नंबर हेडिंग की बात करते हैं। क्या है, लाल पतन, लाल पतन या इसमें पढ़े इमर्शन प्रभाव, इमर्शन प्रभाव व 2 वर्णक तंत्र। ठीक है, इनकी अपन क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं डिटेल में कि वे चीज़ें क्या होती हैं, इनकी बात करेंगे। देखिए कि सबसे पहले देखिए कि भाई इमर्शन व सहयोगियों ने 1957 में प्रकाश के विभिन्न तरंगेंद्रियों में प्रकाश संश्लेषण दर का मापन करने पर निम्न परीक्षण प्राप्त हुए कि भाई इमर्शन और सहयोगी के वैज्ञानिक थे, इमर्शन और इनके सहयोगी ने 1957 के अंदर क्या किया, प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य आती है अलग अलग, जैसे 300 नैनोमीटर की भी आती है, 350 की आती है, 400, 500, 600 नैनोमीटर, इन सब तरंगदैर्ध्य पे इन्होंने अलग अलग रिसर्च किया और पता किया कि किस दर पे, किस तरंगदैर्ध्य पे प्रकाश संश्लेषण दर अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है। उस आधार पर इन्होंने क्या किया, अपना प्रयोग दिया। कैसे प्रयोग किया देखिए उसकी बात करते हैं। देखिए समझिए आप कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जब प्रकाश संश्लेषण में 680 नैनोमीटर से, कि जो प्रकाश संश्लेषण की होती है उसमें 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्ध्य, मैं लैम्डा लिख रहा हूँ सीधा शॉर्ट में, तरंगदैर्ध्य, और आपको पता है 680 से अधिक किसकी है, लाल किरणें। ठीक, लाल प्रकाश। तो इन्होंने 680 नैनोमीटर से अधिक आपके तरंगदैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश, मतलब सिर्फ एक प्रकाश, लाल प्रकाश, एक वर्णीय प्रकाश, मतलब एक ही जो आप काम ले रहे हो, तो एक वर्णीय प्रकाश जो है प्रयोग किया तो प्रकाश संश्लेषण दर क्या हो गई, कम हो गई। इससे क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो गई कि प्रकाश संश्लेषण दर में गिरावट। क्या हुआ, इन्होंने अब क्या पढ़ रहे हैं कि इमर्शन और सहयोगियों ने 1957 में अलग अलग तरंगदैर्ध्य प्रकाश का उपयोग करके ये पता किया कि वे किस तरंगदैर्ध्य पे प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है, किस पे कम होती है, किस पे मध्यम होती है, उसकी बात। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, 680 नैनोमीटर से जो अधिक प्रकाश होता है, तरंगदैर्ध्य वाली जो विकिरण है आपके जो लाल किरण होती है, इनका एक वर्णीय प्रकाश, सिर्फ एक प्रकाश डाला, लाल प्रकाश डाला, तो प्रकाश संश्लेषण दर में क्या हुई, कमी हुई। फिर उन्होंने क्या किया कि दर में ये कमी जो है वो प्रकाश वर्णक्रम के लाल क्षेत्र से संबंधित है, तो इसे क्या कह दिया, लाल पतन कह दिया। क्योंकि किस से संबंधित है, लाल कलर से संबंधित, इससे क्या कहा, लाल पतन का। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेड ड्रॉप का। तो इंग्लिश में रेड ड्रॉप ही याद रखना, एग्जाम रेड ड्रॉप ही पूछाता है। तो रेड ड्रॉप क्या होगा, समझ आ गया आपको कि 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्ध्य का प्रकाश दिया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण दर में क्या होती है, कमी महसूस होती है, जिससे क्या होता है आपके लाल रंग की वजह से होता है, जिससे क्या कहा गया, लाल पतन कहा गया। ठीक है, रेड ड्रॉप कहा गया। इसके आगे देखिए, इसके आगे बात करते हैं अपन
इसके आगे देखिए दूसरा पॉइंट बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया लाल पतन या डेड ड्रॉप क्या होता है। आगे देखिए कि अन्य प्रयोग में इमर्शन और व साथियों ने इमर्शन का प्रयोग चला है, तो इमर्शन व साथी के सहयोगी के एक ही बात है। इमर्शन व साथियों ने क्या किया, उच्च तरंगदैर्ध्य प्रकाश के साथ निम्न तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश विकिरणों का प्रयोग करने पर पाया कि उन्होंने क्या किया कि उच्च तरंगदैर्ध्य मतलब लाल है उच्च तरंगदैर्ध्य के साथ क्या किया उन्होंने निम्न तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश विकिरणों का प्रयोग करने पर पाया कि प्रकाश संश्लेषण की दर दोनों तरंगदैर्ध्य से प्राप्त अलग अलग दरों के योग से भी अधिक थी। कि भाई इन्होंने क्या किया कि भाई लाल है और मतलब उच्च तरंगदैर्ध्य और निम्न तरंगदैर्ध्य को मिलाया प्रकाश विकिरणों और क्या किया इसका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में किया। तो इन्होंने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो दोनों तरंगदैर्ध्यों में प्राप्त अलग अलग दरों के योग से भी क्या थी अधिक थी। इन्होंने अब ये क्या पढ़ रहे हैं अपन समझिए एक चीज़ कि इन्होंने सभी तरंगदैर्ध्य पे प्रकाश संश्लेषण की दर का अध्ययन किया। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं कि उच्च व निम्न दोनों को मिलाया। तो इन्होंने उच्च को भी अलग से अध्ययन किया था और निम्न का भी अलग से अध्ययन किया था। उच्च में भी कमी आई थी, निम्न में भी कमी आई थी। जब लेकिन दोनों को मिला के प्रयोग किया तो इन्होंने पाया कि दोनों को अपन अलग अलग अध्ययन किया था, उससे भी अधिक प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो गई, बढ़ गई। अधिक प्रकाश संश्लेषण हुआ या अधिक प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ी। ठीक है, अधिक प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो गई, वो बढ़ गई। और इसी बढ़ती हुई दर को क्या नाम दिया, इमर्शन वर्गीकरण प्रभाव। इमर्शन वर्गीकरण प्रभाव एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल रहा। और इन प्रयोगों के आधार पर इमर्शन ने इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कम से कम 2 वर्णक समूह की आवश्यकता है। तो इन्होंने क्या कहा, एक वर्णक प्रकाश का भी उपयोग कर लिया अलग है, तो इन्होंने क्या 2 वर्णकों की आवश्यकता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। 2 अलग अलग प्रकार के वर्ण समूह की आवश्यकता होती है। एक वो जो उच्च बड़ी तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का अवशोषण कर सके, ऊंचे तो ये अधिक तरंगदैर्ध्य के जो प्रकाश है उसका अवशोषण कर सके, अधिक लैम्बडा वाले प्रकाश का आपके क्या कर सके, अवशोषण कर सके। और दूसरा जो आपके क्या कर सकते हैं, निम्न या जो आपके छोटी तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का क्या कर सके, अवशोषण कर सके। और इसके आधार पर क्या किया गया कि भाई वर्णक समूह को 2 भागों में बांटा गया। 2 भागों में पढ़ते हैं, प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड। अब आगे बात करते हैं कि सिंपल सा प्रयोग रहा है, समझ आ गया होगा आपको कि इसमें कोई टेंशन का काम ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई टिपिकल काम नहीं है इसमें। अब देखिए आगे बात करते हैं तो क्या प्रोसेस था कि भाई इमर्शन के आधार पर ही ये दिया गया कि भाई इमर्शन ने बताया अलग अलग तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आप लोगे अधिक और कम वाला, तब प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ी, जिसे अपन इमर्शन का वर्गीकरण प्रभाव भी कहते हैं। रेड ड्रॉप की भी बात कर ली। ठीक है, तो इसी के आधार पर प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड की आपके अभिधारणा उत्पन्न हुई, या लोगों ने कहा भी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड दोनों होना चाहिए। अब देखिए प्रकाश तंत्र फर्स्ट सेकंड क्या है, इसकी बात करते हैं। इससे पहले कुछ छोटी सी जानकारी लेते हैं जो अपने बार बार काम आने वाली है। ठीक है, बहुत वर्ड आएंगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। देखिए कि प्रकाश तंत्र में 300 से 400 वर्णक अणु पाए जाते हैं और प्रत्येक प्रकाश तंत्र में एक अभिक्रिया केंद्र होता है जिसके चारों तरफ अन्य सहायक वर्णक होते हैं। और ये सहायक वर्णक प्रकाशिक ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और अभिक्रिया केंद्र तक भेजते हैं। और इन अणुओं को एंटीना अणु कहते हैं। देखिए सुनिए, हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं इसको ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, क्या चीज़ है, क्या प्रोसेस है, कोई डाउट नहीं रहे कि अपन क्या करते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिर आपको चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ।
प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही, ठीक है। और ये जो आपके फोटोन या प्रकाश आता है और ये इन पे गिरता है, ये प्रकाश आ रहा है ऊपर से। और ये क्या है, जो ये वर्णक है, ये क्या है, नीचे बनाया, ये सहायक वर्णक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एंटीना अणु कहते हैं। और ये जो बनाया गया, ये क्या है, अभिक्रिया केंद्र है। ये ऐसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता। देखिए सुनिए क्या बात है कि भाई एक जो आपके प्रत्येक प्रकाश तंत्र में 300 से 400 वर्णक अणु पाए जाते हैं। ये वर्णक अणु पाए जाते हैं एक तंत्र के अंदर, दो पढ़ेंगे प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड। तो प्रत्येक प्रकाश तंत्र के अंदर क्या होता है, 300 से 400 ये वर्णक पाए जाते हैं। और प्रत्येक प्रकाश तंत्र में एक अभिक्रिया केंद्र होता है, अभिक्रिया केंद्र ये, ठीक है। और अभिक्रिया केंद्र जो ये होता है, और इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, सहायक वर्णक पाए जाते हैं। सहायक वर्णक अपन पढ़ चुके हैं, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोमिलियंस, इनके बारे में। तो ये सहायक वर्णक पाए जाते हैं, जो ये क्या करते हैं, सहायक वर्णक जो होते हैं प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जो सूर्य का प्रकाश आता है उसको अवशोषित करते हैं। और अवशोषित करते क्या करते हैं, अभिक्रिया केंद्र को क्या करते हैं, आपके ऊर्जा देते हैं। और इन अणुओं को क्या कहते हैं, सहायक वर्णक, जो इनको क्या कहते हैं, एंटीना अणु। कि जो सूर्य का प्रकाश आएगा फोटोन के रूप में, इसको इकट्ठा करेंगे सहायक वर्णक। और ये क्या करते हैं, सहायक वर्णक इकट्ठा करके प्रकाश की ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और इलेक्ट्रॉन का अवशोषण करते हैं। तो ये आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया केंद्र जो है ना, इलेक्ट्रॉन दाता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन आता है उसको इकट्ठा करते हैं और ऊपर इलेक्ट्रॉन भेज देते हैं। अब देखिए प्रकाश तंत्र फर्स्ट पढ़ते हैं, सेकंड पढ़ते हैं, तो आपको ये चीज़ पूरी क्लियर होगी अच्छे से क्या है। देखिए अभी अपन पढ़ा प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड दो, तो फर्स्ट पहले पढ़ते हैं प्रकाश तंत्र फर्स्ट। ये प्रकाश तंत्र फर्स्ट क्या होता है, इसकी बात करते हैं। देखिए कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट में परिणत के विभिन्न अणु, ठीक है, कि भाई क्लोरोफिल के 600, 670, 680, 690, क्लोरोफिल 700, इस प्रकार के क्या होते हैं, मुद्रित संख्या पर संबंधित वर्णकों का क्या पाया जाता है, वर्णक्रम पाया जाता है। और कैरोटीनॉइड होते हैं, भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्यों का इसमें क्या होता है, अवशोषण कर अंत में विशेषकर क्लोरोफिल। देखिए अपन ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश तंत्र में जो आपको क्लोरोफिल का अवशोषण करने वाले, तो क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल का अवशोषण करने वाले कितना पाया जाता है, P700। अभी आपको समझा तो P700 क्या है, ठीक है। P700 या अवशोषण करने ऐसे कह सकते हैं 700 नैनोमीटर। कि भाई क्या होता है, इसका अभिक्रिया केंद्र क्या होता है, P700 होता है। कहने मतलब इस पर प्रकाश तंत्र फर्स्ट के अंदर आपके अभिक्रिया P700 अणु होता है। इसका मतलब हुआ कि 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आएगा, उसको ये ग्रहण कर सकता है। 700 नैनोमीटर से अधिक प्रकाश जो आ गया, इससे अधिक प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य आ गई, तो ये उसको आपके अवशोषित नहीं कर पाएगा। तो P700 का मतलब हो गया कि इसमें क्लोरोफिल जो अणु है वो 700 नैनोमीटर तक की प्रकाश तरंग दैर्ध्य जो आती है उसको क्या कर सकता है, अवशोषित कर सकता है। तो ध्यान रखना कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र कितना होता है, P700 होता है। और अभिक्रिया केंद्र में प्रकाश रासायनिक क्रिया के कारण क्लोरोफिल से उच्च ऊर्जा वाले क्या करते हैं, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करता है। ये क्या करता है, आपके उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। और ये प्रकाश तंत्र फर्स्ट चक्रीय और अचक्रीय दोनों फास्फोरीकरण में भाग लेता है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे, एक लाइन तो ये महत्वपूर्ण है, दूसरा ये भी को ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों में एक कॉमन पॉइंट है कि पीएच फर्स्ट बोल देता हूँ मैं इसको। प्रकाश तंत्र फर्स्ट को क्या बोल देता है, पीएच फर्स्ट या वर्णक तंत्र फर्स्ट भी बोल सकते हैं। तो पीएच फर्स्ट जो है वो आपके चक्रीय व, अभी पढ़ेंगे चक्रीय और अचक्रीय, चक्रीय व अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। फास्फोरिलीकरण कल पढ़ाया था, फास्फोरिलीकरण क्या होता है, ठीक है, कि मैं अपन कल बात की थी फास्फोरिलीकरण क्या होता है। प्रकाश फास्फोरिलीकरण पढ़ाया था कि भाई प्रकाश ऊर्जा से जो उत्तेजित परिहरित होते हैं उससे मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह हो गया क्या करते हैं, एटीपी का संश्लेषण करते हैं, एटीपी का निर्माण करते हैं, इसलिए क्या कह दिया था, फास्फोरिलीकरण कह दिया था। तो दोनों में पाया जाए तो ग्रेना और स्टोमा दोनों की थाइलेकोइड में उपस्थित होता है, कि ग्रेना और स्टोमा दोनों की थाइलेकोइड में पाया जाता है, ग्रेना और स्टोमा, ठीक है, दोनों में पाया जाता है। अब देखिए दूसरी बात करते हैं सेकेंड प्रकाश तंत्र की। देखिए सिंपल सी बात है, कोई इसमें इतना
टेंशन का काम नहीं है कि भाई किस प्रकार से इसका कार्य होता है। अब प्रकाश सेकंड का पढ़ते हैं, इनकी क्रियाविधि जो है वो अपन अलग से नहीं पढ़ेंगे। इसकी क्रियाविधि जब अपन चक्रीय फास्फोरिलीकरण पढ़ेंगे और चक्रीय पढ़ेंगे उसमें समझ आ जाएगा। मैं आपको उसमें इसकी क्रियाविधि समझा दूंगा। आपकी बुक में क्या इसकी एक और हेडिंग दे रखी है क्रियाविधि कि भाई किस प्रकार से काम करता है। तो ये पहले आप प्रकाश तंत्र फर्स्ट पढ़ लीजिए, प्रकाश तंत्र सेकंड पढ़ लीजिए, और जब मैं आपको चक्रीय फास्फोरिलीकरण पढ़ाऊंगा तो इसकी क्रियाविधि जरूर पढ़ूंगा आपको। मैं आपको बताऊंगा उसकी क्रियाविधि में ही, आप अच्छे से देख लीजिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे, उस नोट्स में लिखा हुआ पूरी क्रियाविधि की अलग से हेडिंग, लेकिन जब आपको साथ में पढ़ाऊंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले प्रकाश तंत्र सेकेंड, ठीक है, कि ये पीएस फर्स्ट पूरा हो गया। अब पीएस सेकेंड की बात करते हैं। पीएस सेकेंड, प्रकाश तंत्र सेकेंड, वर्णक तंत्र सेकेंड, एक ही बात है, कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कि भाई इस प्रकाश में भी आपको पता है क्लोरोफिल क्या है, 650, 660 ऐसे पूरे वर्णक आएंगे। और कौन कौन भाग लेते हैं, पनहरित बी, आपके क्लोरोफिल बी भाग लेता है, कैरोटीनॉइड भाग लेता है, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, ठीक है, ये बहुत सी चीज़ें भाग लेते हैं, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और इस प्रकाश तंत्र एंटीना अणुओं का जो आपके फोटोन जगह शोषण अभिक्रिया के अंदर कितना होता है, मेन महत्वपूर्ण पॉइंट अपना अभिक्रिया के अंदर, तो अभिक्रिया के अंदर कितना होता है P680। इसका मतलब समझ गए आप कि भाई ये जो प्रकाश तंत्र सेकेंड है 680 नैनोमीटर जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आएगी उसको ग्रहण कर सकता है। 680 से ज़्यादा ये प्रकाश तरंग दैर्ध्य को ग्रहण नहीं कर पाएगा। और प्रकाश तंत्र 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का भी अवशोषण कर सकता है। और एक चीज़ क्या है कि 680 से कम जो तरंग दैर्ध्य का प्रकाश है उसको भी क्या कर सकता है, ये ग्रहण कर सकता है। और पीएस सेकेंड जो है आपके हरितलवका के ग्रेना पटलिकाओं में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, ग्रेना में पाया जाता है, ग्रेना पटलिकाओं में, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसका उपयोग किस में होता है, सिर्फ चक्रीय फास्फोरिलीकरण में, चक्रीय फास्फोरिलीकरण में इसका उपयोग होता है। 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है आपके चक्रीय और ये चक्रीय के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। चक्रीय और ये आपके प्रकाश तंत्र फर्स्ट सेकंड के अंतर देखिए। इसका प्रकाश तंत्र फर्स्ट का आपके अभिक्रिया के अंदर कितना है P700। अभी मैं डायग्राम बनाया था, इसलिए बनाया था कि भाई ये 700 नैनोमीटर तक की तरंग दैर्ध्य को ग्रहण कर सकता है। ये उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। और ये चक्रीय और ये चक्रीय दोनों में पाया जाता है। जो P680 क्या है आपके, इसका अभिक्रिया के अंदर सेकंड का क्या P680 हो गया, कहाँ पाया जाता है, सिर्फ चक्रीय फास्फोरिलीकरण में पाया जाता है। ये ग्रेना स्टोन दोनों में होती है। और ये किस में होता है, पीएस सेकंड सिर्फ ग्रेना पटलिकाओं में पाया जाता है। तो बस ये इतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप पढ़ेंगे चक्रीय और अचक्रीय, तब इसकी इनकी क्रियाविधि समझ आ जाएगी आपको कि प्रकाश तंत्र है फर्स्ट में इसके किस प्रकार से कार्य करता है, सेकंड किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए इसकी बात करेंगे, ठीक है। मैं ओरली आपको थोड़ा अभी पूरा बनाऊंगा तब समझ में आएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। उसमें अपन चक्रीय और अचक्रीय की बात करेंगे, तब उसकी क्रियाविधि समझ में आएगी आपको। तो अब अपन नई हेडिंग स्टार्ट करते हैं, ETC, ठीक है, कि ETC हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन अभी अपन क्या पढ़ा कि सूर्य का प्रकाश आएगा, ठीक है, वर्णकों पे गिरेगा, वर्णक क्या करेंगे, इस प्रकाश की वजह से इसको इकट्ठा करेंगे इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन होगा। अब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले कौन कौन से ग्राही हैं, और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने से ATP का निर्माण होता है, NADPH2 का निर्माण होता है, उनकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अपनी हेडिंग है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, और शॉर्ट में कहा जाता है ETC। एक ETS आएगा वो अलग है, ETC है। किसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश द्वारा पनहरित से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉनों ग्राहियों द्वारा क्या होता है, क्रमबद्ध रूप से ग्रहण किए जाते हैं और स्थानांतरित किए जाते हैं, और दो ग्राहियों के मध्य ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा मुक्त करते हैं। और मुख्य जो आपके मुक्त ऊर्जा प्राप्त होने पर ATP का संश्लेषण कर लिया जाता है और अन्य ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाता है। कि जब अधिक ऊर्जा बनती है उस ATP का क्या कर लिया जाता है, संश्लेषण कर लिया जाता है, और कम होता है तो उसका क्या कर लिया जाता है, ह्रास हो जाता है। अब देखिए पढ़ते हैं प्रकाश फास्फोरिलीकरण या प्रकाश फास्फेटीकरण। देखिए प्रकाश फास्फोरिलीकरण या प्रकाश फास्फेटीकरण, प्रकाश फास्फेटीकरण देखिए कि भाई हरितलवक में सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग कर, हरितलवक जो होता है उसमें सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग कर ADP जो होता है उसको किसमें बदलता है, ATP में बदलता है, और ATP का उपयोग होता है, संश्लेषण क्या निर्माण किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। वैसे कह सकते हैं प्रकाश जो होता है हरितलवक में सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके ATP का निर्माण करना क्या कहलाता है, प्रकाश फास्फोरिलीकरण करता है कहलाता है। और इसकी खोज किसने की थी, आनंद और उनके सदस्यों ने। किसकी प्रकाश फास्फोरिलीकरण खोज किसने की थी, ऑर्नन वे उनके साथियों ने।
क्या हुआ कि भाई प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या है कि भाई हरितत्वक जो होता है सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके क्या करता है, ये एटीपी का निर्माण करता है। तो एटीपी का निर्माण होना क्या कहलाता है, प्रकाश फास्फोरिलीकरण या प्रकाश फास्फेटीकरण कहलाता है। अब फास्फोरिलीकरण है, इसको दो भागों में बांट रखा है, ठीक है, कि फास्फोरिलीकरण को दो भागों में बांटा, कौन से, एक तो चक्रीय फास्फोरिलीकरण और एक है अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, ठीक है, इन दो पढ़ लिया। अब देखिए अपन चक्रीय फास्फोरिलीकरण की बात करते हैं सबसे पहले, फिर चक्रीय की बात करेंगे। और चक्रीय के साथ में आपको पीएस फर्स्ट जो है उसकी जो आपकी कार्य प्रणाली क्रियाविधि क्या होती है, किस प्रकार से कार्य करता है, उसकी भी बात करने वाला हूँ। और अभी तो जो चीज़ें पढ़ी अपने पीएस फर्स्ट सेकंड यहाँ से लेकर अभी तक सभी चीज़ें एक साथ क्लियर होने वाली है। तो किसी को समझ में नहीं आया तो वो भी अच्छे से देखे, उसको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट हेडिंग आपके चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा सकता है फास्फोरिलीकरण। अब देखिए क्या होता है, इसकी बात करते हैं। देखिए सिंपल सा है, कि सबसे पहले अपन बनाते हैं अभिक्रिया केंद्र, कि भाई ये आपके अभिक्रिया केंद्र हो गया और इसके अंदर ये अलग से सिस्टम बना दी मैंने आपको समझने के लिए। देखिए मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये पीएस फर्स्ट समझ गए, प्रकाश तंत्र फर्स्ट, ठीक है, इसका मतलब प्रकाश तंत्र फर्स्ट का मतलब इसका जो अभिक्रिया केंद्र कितना होगा, P700। ये क्या हो गया, अभिक्रिया केंद्र। और इसके अंदर ये क्या आ रहे हैं, फोटोन। ये क्या हो रहे हैं, फोटोन, ठीक है। अब क्या होता है, फोटोन गिरते हैं तो क्या होगा, आपके फोटोन गिरेंगे तो क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। और इन इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले कौन ग्रहण करता है, आपके एक प्रोटीन है जिसका नाम है आपके आयरन FeS, ठीक है। ये सबसे पहले इसको क्या करती है, ग्रहण करती है। कि सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है, आपके FeS होता है। इससे फिर ये आगे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आगे जाते हैं। इन आगे जाने के बाद इसको कौन ग्रहण करता है, इसको आगे जाने के बाद ग्रहण करता है फेराडोक्सिन, जिसको लिखता हूँ FD से। फिर ये आपके इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाद में रिप्रेजेंट कर देंगे। इनको ग्रहण करता है आपके कौन, साइटोक्रोम B6, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है। और इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो आगे जाते हैं इनको ग्रहण करता है आपके साइटोक्रोम F। और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो कौन है, आपके लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो आपके कौन है, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो चले जाते हैं, देखिए पूरा क्रम बना लेते हैं, वापस समझ लीजिए, अच्छे से समझा देता हूँ आपको क्या चीज़ें हैं। देखिए छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा लफड़ा नहीं है इसमें। क्या हुआ कि सबसे पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन है, उत्सर्जन हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके आयरन सल्फेट से कहाँ जाएंगे, आपके आगे जाएंगे। इन 2 इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण करेगा, फेराडोक्सिन ग्रहण करेगा। फेराडोक्सिन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ATP का निर्माण होता है। तो ATP का निर्माण कैसे होता है, ADP प्लस इसमें एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ता है, तो इससे क्या बनता है, ATP का निर्माण होता है। ध्यान रखना, पूछा जाता है ATP का निर्माण कहाँ होता है। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे चले जाते हैं, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं। तो घूम फिर के जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले थे वहीं पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, चक्रीय फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। कि जहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस उसी जगह पहुँच जाते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, इसको इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। अब देखिए इसकी क्रियाविधि क्या है। देखिए कि सबसे पहले क्या होता है कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट जो है, इसमें प्रकाश ऊर्जा जो P700 द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राही, जैसे सबसे पहले आयरन सल्फाइड के पास आएगा, इसके बाद फेराडोक्सिन के पास, फिर साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F तक जाता है। और लास्ट में प्लास्टोसाइनिन कैसे होते हैं, वापस P700 पास लौट जाते हैं। और साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के मध्य क्या होता है, आपके ATP का क्या होता है, संश्लेषण होता है। इस प्रकार ATP बनते हैं। और इस अभिक्रिया में P700 मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ATP का संश्लेषण कर पुनः ATP 700 पर लौट जाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, चक्रीय फास्फोरिलीकरण कहते हैं।
अब प्रकाश तंत्र फर्स्ट के देखो क्रियाविधि क्या है वो भी सुनना आप कि भाई प्रकाश तंत्र फर्स्ट सूर्य के प्रकाश ये जो ऊर्जा है फोटोन जो होते हैं ऊपर हरित पर टकरा, जो आपके फोटोन है ऊपर हरित पर टकराते हैं, मतलब P700 पे क्या करते हैं टकराते हैं, और टकराने से क्या होगा प्रकाश तंत्र फर्स्ट का जो अभिक्रिया केंद्र है, ये अभिक्रिया केंद्र जो है P700 ये क्या हो जाता है आपके इस ऊर्जा का अवशोषण करता है, और ऊर्जा का अवशोषण करने से क्या होता है इलेक्ट्रॉन का अवशोषण होता है, और जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित जिससे क्या होता है P700 ऑक्सीजन अवस्था में जाता है, और PS फर्स्ट में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन से सल्फर प्रोटीन। सबसे पहले क्या होता है आपके ये आयरन जो सल्फर प्रोटीन है, ठीक है, इसके पास क्या होता है कि इसे क्या बोलते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन, तो ये आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जाता है। इसके बाद किसके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं फेराडॉक्सिन के पास जाते हैं, फेराडॉक्सिन से गुजरते हुए क्या करते हैं आपके अंत में ये आपके अंत में जाके क्या हो जाते हैं NADPH से ग्रहण कर लिया जाता है लास्ट में। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का क्या होता है परिवहन होता है। कहने का मतलब हुआ चक्रीय फास्फोरिलीकरण का मतलब हुआ कि जहाँ अभिक्रिया केंद्र से इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण हुआ वो विभिन्न माध्यमों से होते हुए वापस आपके P700 के पास पहुंच गया या PS फर्स्ट के पास पहुंच गया, इसलिए से क्या कहते हैं चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। तो प्रकाश फास्फोरिलीकरण मतलब होता है ATP का निर्माण होना, तो ATP का निर्माण हो रहा है जैसे लोग प्रकाश फास्फोरिलीकरण हो गया, ADP से ATP का निर्माण होना, ये तो क्रिया होगी। अब चक्रीय क्यों कहा कि जहाँ से इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण हुआ वहीं पर घूम के इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, इसका नाम क्या पड़ गया चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण पड़ गया। अभी अपने पढ़ा था प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या होता है कि भाई हरित लोक जो होता है इसमें सूर्य का प्रकाश गिरने से, ठीक है, क्या होता है आपके ATP का निर्माण होता है, सूर्य का प्रकाश गिर रहा है ATP का निर्माण हो रहा है, देखो ये ATP का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं प्रकाश फास्फोरिलीकरण। चक्रीय क्योंकि वापस इलेक्ट्रॉन घूम के वहीं आ जाता है इसलिए क्या कहा जाता है चक्रीय फास्फोरिलीकरण। क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है तो आयरन सल्फर प्रोटीन, अंतिम इलेक्ट्रॉन दाता कौन है आप ग्रहणकर्ता कौन है प्लास्टोसाइनिन, किनके मध्य ATP का निर्माण होता है साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के मध्य। बस 3 क्वेश्चन बनते हैं इससे छोटे छोटे, और बड़ा क्वेश्चन आएगा पूरा आएगा चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या होता है इसे समझाइए। तो आप चक्रीय फास्फोरिलीकरण हेडिंग लिखेंगे, फिर ये आप आरेख बनाएंगे और फिर इस आरेख को देखते हुए वर्णन करेंगे। कैसे वर्णन करेंगे, सबसे पहले आप बोलेंगे कि अभिक्रिया केंद्र जो होता है PS फर्स्ट में P700 इसका अभिक्रिया केंद्र होता है, और जब जैसे ही आपके प्रकाश के द्वारा फोटोन गिरते हैं तो इससे क्या होता है आपके ये ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण करते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण होता है। इस 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन ग्रहण करता है आयरन सल्फेट प्रोटीन ग्रहण करती है, आयरन सल्फेट प्रोटीन सल्फर प्रोटीन ग्रहण करती है। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे फेराडॉक्सिन के पास आते हैं, फेराडॉक्सिन से 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 के पास, और साइटोक्रोम से B6 से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F के पास जाते हैं। साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के मध्य ATP का निर्माण होता है, और फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम से आपके प्लास्टोसाइनिन के पास जाते हैं, और प्लास्टोसाइनिन से वापस 2 इलेक्ट्रॉन आपके क्या चले जाते हैं अभिक्रिया केंद्र के पास चले जाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन जहाँ से उससे निकले थे वही पहुँच जाते थे, जिसे क्या कहते हैं चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। ये आपका वर्णन हो गया, ये आपके प्रकाश तंत्र फर्स्ट की क्रियाविधि भी है। तो मैंने आपको कहा था जब मैं आपको दोनों साथ में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब देखिए अपन बात करते हैं कि भाई ये प्रकाश तंत्र फर्स्ट हो गया, इसकी क्रियाविधि होगी। देखिए मैं आपको वापस PS फर्स्ट की क्रियाविधि समझा देता हूँ, ठीक है। किसी को डाउट रह गया हो, किसी को समझ में नहीं आया तो उसकी बात कर लेते हैं। भाई किसी बच्चे को डाउट रह गया हो क्या समझ में सर क्या बोल रहे हैं कि भाई PS फर्स्ट के अंदर भी क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है सल्फर से फेराडॉक्सिन से होते हुए आपके अंत में चला जाता है, तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का अवशोषण हो जाता है। अब अपन अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण जो है उसमें अपन पढ़ेंगे उसको अचक्रीय क्यों कहते हैं, ठीक है। उसकी जो है आपके किस प्रकार से क्रियाविधि होती है, किस प्रकार से कार्य प्रणाली होती है, उसकी अपन बात करने वाले हैं, ठीक है, कि भाई किस प्रकार से काम करता है। तो ये जो आपके अचक्रीय फास्फोरिलीकरण है इसको अपन अभी पूरा नहीं हो सकता इस क्लास में, तो अपन नई क्लास से स्टार्ट करेंगे चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। आप एक बार से जरूर पढ़ें चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या है, किसी को डाउट हो तो जरूर पूछ लेना। बाकी बहुत सिंपल सा है, यहाँ से स्टार्ट करना है। और अभिक्रिया के अंदर ये मैं डायग्राम पहले ही बता देता, आपको डाउट नहीं होता कि ये फोटोन है सूर्य के प्रकाश के द्वारा, ये अभिक्रिया केंद्र है, इसका मतलब PSP 700 नैनोमीटर तक के प्रकाश को इकट्ठा कर सकता है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है वर्णक पाया जाता है। ये वर्णक क्या करता है सूर्य का प्रकाश जैसे आता है फोटोन के रूप में इसको ये ग्रहण करते हैं, और अवशोषित करने से क्या होता है आपके इलेक्ट्रॉनों का निर्माण होता है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपको उत्सर्जित होकर स्टेप बाय स्टेप अलग अलग तत्वों के द्वारा अलग अलग प्रोटीनों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है आपके ATP का निर्माण होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं प्रकाश फास्फोरिलीकरण भी कहा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे इस क्लास में। बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे और इसकी चर्चा करेंगे कि भाई ये जो है अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या होता है, प्रकाश तंत्र सेकंड जो होता है उसकी कार्य प्रणाली क्या है, ठीक है, उसकी भी बात अपन करने वाले हैं। अभी अपन ने पढ़ा ना कि भाई प्रकाश मैंने फर्स्ट की कार्य प्रणाली पढ़ाई, क्रियाविधि पढ़ाई, उसी प्रकार से मैं आपको प्रकाश सेकंड की भी क्रियाविधि पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। वो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।